अर्पिता उपाध्याय, अगर आप मीटिंग से लीव यार अर्पिता उपाध्याय अगर वापस क्लास में आए तो मुझे ज़रा इन्फॉर्म करना। अर्पिता उपाध्याय जैसे ही क्लास में एंटर करे मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो ओके, फाइनली good morning students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School Mou. This is class 10th mathematics and we were talking about circles। और circles से start करने से पहले ज़रा गुड मॉर्निंग, सर्कल स्टार्ट करने से पहले ज़रा ये बात कर लेते हैं फटाफट से। ये बहुत स्टूडेंट्स ने मैसेज किया, बहुत यू नो सो स्टैंडर्ड मैथ्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, देखिए अगर हम प्रीवियस ईयर के रूल की बात करें जो सीबीएसई प्रपोज्ड था, तो उसके अकॉर्डिंग हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि अगर आपको 11th में मैथमेटिक्स लेनी है तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेनी चाहिए। अगर आपको 11th में मैथमेटिक्स नहीं लेनी है तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स ही लेनी चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में तकरीबन अगर मैं कहूँ तो कम से कम 10-15 नंबर का गैप आ जाएगा। मतलब जनरली एक एवरेज स्टूडेंट के लिए अगर आप एडवांस स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में अगर आप 80 स्कोर कर रहे हो तो बेसिक मैथमेटिक्स में आप डेफिनेटली 90 या 95 स्कोर करोगे, वो पेपर इजी रहता है। अब मैटर ये करता है दो तीन छोटी छोटी क्वेरीज हैं जो कि सर बेसिक मैथमेटिक्स लेने से रिजल्ट का इंप्रेशन ख़राब पड़ेगा क्या कभी फ्यूचर में? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स लेने से रिजल्ट का, मेरे एज में आपके भी भाई बहन भैया दीदी है ना, मॉम डैड सब जॉब में बहुत लोग होंगे। नो वन केयर्स अबाउट वॉट एवर योर सब्जेक्ट वर इन क्लास 10, 12th, ग्रेजुएशन और वॉट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन इंटरव्यूज़ में रिजल्ट्स देखे तक नहीं जाते। वो 5 मिनट आपका अपीयरेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस, इन सब से चीज़ें आउटलाइन बन जाती है कि हाँ ये बंदा की बंदी कैसी है। दैट इज़ ऑल। कोई झक नहीं है किसी को कि आपने 10th में बेसिक मैथमेटिक्स ले रखा है, आपने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th 12th में बायो और मैथमेटिक्स दोनों लेकर के पढ़ लेते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है। कोई झक नहीं है यार किसी को भी, ट्रस्ट मी। कोई देखने नहीं जाता है कि आपके रिजल्ट में क्या आप किसी में ग्रेड्स मिलें, किसी में मार्क्स मिलें, किसी में आप पास हो, किसी में आप फेल हो। डजेंट मैटर कि आप 10 साल पहले क्या थे, क्लास 10th में क्या थे, क्लास 12th में क्या। ऑल इज एवरी व्हाट मैटर्स इज कि आप जब आप कहीं पर भी किसी भी जॉब में हो या कहीं इंटरव्यू दे रहे हो किसी भी स्टेट में, तो वहाँ पर आप उस समय एट द टाइम क्या हो, कोई मतलब नहीं है सब चीज़ों से। तो ये सब बहुत दूर की बात हो गई और अननेसेसरी थॉट्स हो गए कि हाँ बेसिक मैथमेटिक्स लेने से रिजल्ट का इंप्रेशन बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं। बुद्धिमानी इसी में है कि अगर आपको 11th में बायोलॉजी लेनी है तो आपको बेसिक मैथ्स ही लेनी चाहिए। आपकी मैथमेटिक्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको बेसिक मैथमेटिक्स ही लेनी चाहिए। भाई नंबर से खिलवाड़ नहीं कर सकते ना हम, नंबर से नहीं खिलवाड़ कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है ना, वो स्टैंडर्ड मैथ्स में 95 स्कोर कर देगा, 98, तब भी आप बेसिक मैथमेटिक्स लो ना यार। जब आपको 11th में नहीं लेना है, ठीक है, और नहीं अगर आपको मैथ्स का क्रेज़ है, पैशन है, आपके लिए मार्क्स ज़्यादा मायने नहीं रखते बल्कि एक चैलेंजिंग पेपर मायने रखता है, आपको एक अच्छे पेपर से किक मिलती है, तो फिर बेसिक और स्टैंडर्ड ये सब टर्मिनोलॉजी आपके लिए है ही नहीं। फिर जो अच्छा लगे ले लो। सो आई होप अब आप लोगों को इस बात में क्लैरिटी हो गई होगी। अगर एक स्टूडेंट ये भी होते हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, एक मिनट सत्यम आपकी अब बात सुन रहा हूँ मैं। एक स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता, वो बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं कि मैं अभी बेसिक मैथ्स लूँ, मैं अभी स्टैंडर्ड मैथ्स लूँ। ऐसे सिनेरियो में मैं आपको एकदम साफ साफ बता दूं, अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखे हैं तो भी आप 11th में बायो ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड मैथ्स लेने वाले के लिए तो बायो का भी ऑप्शन ओपन है, मैथ्स का भी ऑप्शन ओपन है। अगर आपने बेसिक मैथ्स ले रखा है
तो ऐसा नहीं है कि आप फिर आपने अभी बेसिक मैथ्स लिया कि हम 11th में बायो लेंगे, फिर सेशन ओवर होते होते आपको लगा कि नहीं बायो में मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, मुझे मैथ्स ही लेना चाहिए, मेरी मैथ्स ही ज़्यादा अच्छी है। तो आप उस टाइम पर एक एक एडिशनल एग्जाम दे करके, मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड लेवल का एक एडिशनल एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट कराती है, ये एग्जाम दे करके आप फिर 11th में मैथमेटिक्स ले पाओगे। तो ऐसा है नहीं कि बेसिक मैथमेटिक्स ले लिया तो 11th में मैथ ले ही नहीं पाएंगे, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले लिया तो 11th में मैथ ही लेना है, बायो नहीं ले पाएंगे, स्टैंडर्ड मैथ्स ले लिया तो आप कुछ भी ले सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स ले लिया तब भी आप स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकते हो, एक एडिशनल पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ये सारा स्ट्रक्चर पिछले साल का है। इस साल बेसिक मैथमेटिक्स और एडवांस स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को लेकर के, अरे मेरी चाय रह गई, पिया नहीं है, देखो पिया कि नहीं पिया, नहीं पिया, इन लोगों से बात करता है। अभी सत्यम बोलो क्या बात है। सर मैं कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ। हाँ हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। सर ये जो दोनों सिनेरियो है बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ का, सर ऐसे क्वेश्चन पेपर्स जो है स्टैंडर्ड मैथ में पेपर हार्ड बनेगा या बेसिक मैथ में पेपर इजी बनेगा? और कुछ मैं सब बस इतना है। पिछले जो सीबीएसई का मैथ्स का पेपर रहता था ना, 2020 से पहले, मतलब 2019 तक जो मैथ्स का पेपर आता रहा है सीबीएसई का, वही पेपर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। मेरी बात समझिए, 2019 तक, 2019 तक जो, हाँ हाँ आकाश मैंने पढ़ लिया मैसेज, अर्पिता आ गई है, ओके। असल में मीटिंग रिकॉर्ड जब हुई थी ना तो अर्पिता को मीटिंग से बाहर निकाल दिया था, इसलिए तो मैं ये कह रहा था कि जो 2019 तक जो मैथ्स का पेपर आ रहा था सीबीएसई का, वही पेपर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, उससे लेवल नहीं ऊंचा किया गया है। और बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर अलग से डिज़ाइन किया जाता है उस मैथमेटिक्स से नीचे, उसका उसमें इजी क्वेश्चंस रहते हैं, नो डाउट उसमें इजी क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे बेसिक मैथमेटिक्स, वैसे इस साल तो फ्रस्टम हटा दिया गया है, बट बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर में फ्रस्टम नहीं आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखा होगा, हाइट एंड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन होते हैं जिसमें 30 डिग्री 60 डिग्री दिया रहता है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और एक होते हैं जनरलाइज्ड क्वेश्चन जिसमें एच साइन थीटा टेन थीटा अपॉन समथिंग समथिंग प्रूव करना होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं रहते थे। वो एकदम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आपकी, क्या बेसिक मैथमेटिक्स में आ सकता है, क्या बेसिक मैथमेटिक्स में, जैसे स्पाइरल वगैरह जैसे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, एपी के वर्ड्स प्रॉब्लम है ना, बोर्ड टूट वाले क्वेश्चंस हैं, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में आने के चांसेस कम रहते थे। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो फैक्टराइजेशन होता था, ए बी सी पर बेस्ड होता था, जो न्यूमेरिकल नहीं होते थे, जिसमें ए बी सी की वैल्यू वेरिएबल होती थी, वो सब फैक्टराइजेशन बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं आता था। सीधे सीधे क्वेश्चंस रहते थे बेसिक मैथमेटिक्स में। बेसिक मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव बस इतना था कि 10th लेवल के जितने भी मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, जो भी 10th लेवल की मैथमेटिक्स है, वो बच्चों को आनी चाहिए, जो बेसिक तरीके से, ठीक है, चाहे चाहे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला हो, चाहे वो एपी का nth टर्म हो, सम ऑफ एन टर्म्स हो, बेसिकली उसके एप्लीकेशंस पर वो नहीं जाते कि उसको एक लेवल ऊपर उठा के, हाँ यहाँ तक अगर बच्चा सोच लिया है तो उसको इस क्वेश्चन को भी टैकल कर लेना चाहिए, अप्रोच कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं सोचते वो। बेसिक मैथमेटिक्स मतलब टू द पॉइंट मैथमेटिक्स, ये फार्मूला ये क्वेश्चन, ये फार्मूला ये क्वेश्चन, सीधा सीधा, ज़्यादा उसमें एप्लीकेशंस नहीं यूज़ किए जाते। उसका ऑब्जेक्टिव बस ये कि 11th में तो इन स्टूडेंट्स को बायोलॉजी लेनी है, तो उनके लिए इतनी मैथमेटिक्स मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है ना। तो बिल्कुल कुछ ऐसा दिमाग में मत रखो, ठीक है। और अभी सीबीएसई की भी एडवाइजरी आनी ज़रूरी है। मेरी जहाँ तक की समझ है और नॉलेज है, मेरे हिसाब से इस साल बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से इस साल मैथमेटिक्स का सीबीएसई एक ही पेपर कराएगी, मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए। इस साल मॉडरेट पेपर रहेगा, हर सब्जेक्ट का मॉडरेट पेपर रहेगा।
आप लोगों को जो फॉर्म मिला है, मैंने देखा है फॉर्म को। अगर आप लोगों को जो फॉर्म मिला है स्कूल से बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का, उस पर ज़रा डेट देखिएगा, वो उस पर डेट कब की लगी हुई है। 2020 की डेट है या 2019 की डेट है? किसी को याद है क्या? सर 2019 है। 2019 की डेट है, उस पर मैंने देखी है। यस। अब देखिए, स्कूल की तरफ से कोई इशू नहीं है, सीबीएसई ने इस साल एडवाइजरी ही नहीं जारी की है। तो स्कूल ने यही अभी कंसीडर किया है कि जो पिछले साल रूल बना था वही रूल इस साल कंटिन्यू होगा, इसीलिए उसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको फॉरवर्ड किया गया, दैट इज ऑल। तो उसको लेके कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। सीबीएसई की एडवाइजरी आनी जरूरी है, वो खुद क्लियर करेंगे इस बात को कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स होना है कि बेसिक मैथमेटिक्स होना है। बट आप यही सोच करके दो, फॉर्म फिल करो कि आपको क्या फिल करना है। ओके, चलो। हाँ ठीक है, वो अपनी जगह है। एग्ज़ाम में फॉर 2021 लिखा है। आप लेकिन यही सोच करके, अगर स्कूल ने फॉरवर्ड किया है ना, तो आप यही सोच करके फॉर्म फिल करो कि हमें बेसिक और एडवांस में से, बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में से एक चीज़ चूज़ करनी है। चलो सर्कल्स शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिकैप किया था क्लास 9 की पूरी सर्कल, सारे स्टैंडर्ड, सारे फार्मूलाज हम लोगों ने पढ़ लिए। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं सर्कल्स में एक छोटी छोटी एक दो टर्मिनोलॉजी और। तो आप लोगों ने अगर बुक पढ़ी है तो ये सब तो आपको मालूम ही होगा, बट फिर भी है ना, डायग्राम बना लीजिए और नोट कर लीजिए। जस्ट ड्रॉ द डायग्राम और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। यहां पर देखिए एक पॉइंट ये है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे उसे सीकेंट लाइन कहते हैं, सीकेंट लाइन। एंड अ पॉइंट, अ सीकेंट लाइन, ये देखिए टेंजेंट की डेफिनेशन, टेंजेंट लाइन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीकेंट लाइन। ओके,
अ secant line that intersect the circle at a single unique point. तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्शन थोड़े होता है, मतलब एक लाइन और एक सर्कल का इंटरसेक्शन नहीं कहेंगे इसको एक्चुअली, या ये एक्चुअली ये सीधे सीधे ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी यूनिक पॉइंट पर टच करते हुए चली जाए. यू नो tangent line is just a a particular a line that touches a circle at a unique point, okay, that intersect the circle at a single unique point is called a tangent line. Intersect the circle at a single unique point और touch the circle at a single unique point एक ही बात है. So ये दोनों डेफिनेशन ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होने चाहिए. अगर आपने नोट नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है. मेरी बात ध्यान सुनिए. कि क्या कह रहा है थ्योरम नंबर 1, द रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. कहीं पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज अ टेंजेंट, ओके. This is a tangent line. और टेंजेंट लाइन सर्कल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है या टच कर रही है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके. ऑब्वियस सी बात है, मतलब नाम से ही क्लियर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जहां पे टेंजेंट और सर्कल का कांटेक्ट हो रहा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सर्कल में इनफाइनाइटली मैनी रेडियस ड्रॉ की जा सकती है ना, हर पॉइंट से हर पॉइंट को सेंटर से मिला दीजिए, रेडियस बन जाएगी. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ अ टेंजेंट. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के थ्रू जो रेडियस बन रही है, किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू जो रेडियस बन रही है, दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ये जो रेडियस है ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो. इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम मैं लिख दे रहा हूं P, इसको लिख दे रहा हूं O. इस लाइन का नाम लिख दे रहा हूं XY. तो ये OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा XY के. और इसका प्रूफ आप खुद से देखोगे, मतलब खुद से सोचोगे, नहीं समझ में आएगा तो बुक से देखोगे. अगर तब भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा. इसका प्रूफ आप खुद से देखेंगे
आप पहले पूरी आउटलाइन लिख लो, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज गिवन, ओके, व्हाट इज टू प्रूव, ओके। और इसका प्रूफ आप खुद से सोचेंगे, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, कॉन्ट्रडिक्शन पर बेस्ड होता है, बट मैं प्रूफ अभी नहीं बता रहा। प्रूफ आप खुद से सोचिएगा, नहीं समझ में आया तो बुक से हेल्प लीजिएगा। एंड येट इफ एनी स्टूडेंट इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज विद द प्रूविंग ऑफ दिस थ्योरम, आप मुझसे बता दीजिएगा, मैं इसको प्रूव करा दूंगा। अगर कोई एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना, कभी भी ज्योमेट्री में कहीं कोई एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो वो जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। मतलब वो अपने आप में एक बहुत, पाइथागोरस थ्योरम इसीलिए तो मैथमेटिक्स की टॉप 10 डिस्कवरी, टॉप 5 डिस्कवरीज में से एक है एक्चुअली। आप देखिए, नाइन्थ में एक थ्योरम थी कि सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यू नो अगर मुझे सर्कल का डायमीटर मालूम है, अगर मुझे सर्कल का डायमीटर मालूम है, मुझे इस कॉर्ड की लेंथ मालूम है, तो मैं इस कॉर्ड की लेंथ बता सकता हूं। अगर मुझे इस कॉर्ड की लेंथ मालूम है, मुझे डायमीटर मालूम है सर्कल का, तो मैं इसकी लेंथ बता सकता हूं। और वो सिर्फ इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मुझको ये एंगल मालूम है 90 डिग्री। अगर वही एंगल, बस उतनी सी चीज नहीं मालूम रहती, तो मैं ये नहीं बता सकता था। ये साइड्स वगैरह की लेंथ मेजर करना ना सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर आपकी ज्योमेट्री वीक है तो जब बिल्डिंग्स की डिज़ाइन, जब आप लोगों ने एक नाम सुना होगा बी आर्किटेक्चर है, बैचलर इन आर्किटेक्चर, एक आर्किटेक्चर फील्ड होती है, एक बीटेक में एक सिविल इंजीनियरिंग एक फील्ड होती है। वहाँ पर आप जब आप आर्किटेक्चरिंग पे काम कर रहे हो तो आप एक स्ट्रक्चर तैयार करते हो, किसी घर का नक्शा तैयार करना हो, किसी बिल्डिंग का नक्शा तैयार करना हो, तो वहाँ आपको जेन्युइनली मालूम होना चाहिए कि किस कंडीशन में ये चीज़ स्टेबल रहेगी। बहुत बहुत बार क्या होता है, अगर आप सही ढंग से पढ़े लिखे नहीं हो तो आप एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करोगे, जैसे कई बार क्या होता है ना कि पुल वगैरह गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, तो हर बार रीज़न खराब मटेरियल नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार रीज़न जो है वो खराब मटेरियल ही हो। कई बार जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ना वो स्टेबल नहीं होता है। लेकिन जब बिल्डिंग वगैरह गिर जाती है, पुल वगैरह गिर जाता है, तो स्ट्रक्चर को दोष नहीं दिया जाता है कि हाँ स्ट्रक्चर ढंग से नहीं बनाता या स्ट्रक्चर वगैरह की जांच नहीं की जाती है। सीधे सारा ठीकरा जो है ना वो मटेरियल पर थोप दिया जाता है कि सीमेंट खराब यूज़ हुआ था, बालू गिट्टी खराब यूज़ हुई थी। ज़रूरी नहीं है। जो इंजीनियर उसमें जिस इंजीनियर ने उसका स्ट्रक्चर तैयार किया है, उस स्ट्रक्चर की भी जांच होनी चाहिए, ठीक है, कि वो कितना स्टेबल है। अब इन सब चीज़ों की, कोई भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जानने के लिए आपका ज्योमेट्री में परफेक्ट होना ज़रूरी है कि ये साइड कितनी आएगी, कितनी फिट बैठेगी। जैसे एक बॉक्स में या एक रूम में, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है कि एक रूम के अंदर बड़ी से बड़ी लेंथ की रॉड है ना, एक मैक्सिमम लेंथ की अगर रॉड फिट करनी हो तो कैसे फिट होगी, याद कीजिए, बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग फिट होती थी। अगर क्यूबॉइडल रूम है या क्यूबिकल रूम है, उसमें बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग जो है वो रॉड फिट होती। तो अगर आपको ये सब ज्योमेट्री नहीं मालूम है तो आप कैसे किसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर पाओगे, है ना। सो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कहीं पर भी अगर 90 डिग्री एंगल मिल रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन ज्योमेट्रिकली मिल रही है, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली ये 90 डिग्री का होना। अब आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए कि अगर आपको रेडियस मालूम है, चलो ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं इससे, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। थ्योरम नंबर 2, इसकी प्रूविंग ज़रूर देखिएगा खुद से। अच्छा, थ्योरम नंबर 2 बाद में। भाई एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P से इस सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे? सर एक भी नहीं। पॉइंट P से अमृता पांडे, अगर आपने अपने से प्रूविंग किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने बस जल्दी जल्दी से देख लिया और प्रूव कर लिया तो फिर है ना, मज़ा बिगाड़ दिया आपने।
आज मौसम ख़राब है, पता नहीं आप लोगों के नेटवर्क कैसे चल रहे होंगे, पता नहीं विजिबिलिटी कैसी आएगी। भाई दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे, इसका जवाब सही देना चाहिए था आपने। मुझसे दो ड्रॉ नहीं हो रहे, बट दैट डजंट मीन कि दो ड्रॉ नहीं होंगे। So, two and only two tangents can be drawn from an external point to a given circle. Exactly two tangents can be drawn from an external point to a given circle. ये बात लिख लीजिएगा नंबर 1 डाल करके, और ये डायग्राम बना लेना। क्या लिखोगे? Exactly two tangents can be drawn from an external point बाहर से, ये पॉइंट अंदर नहीं होना चाहिए, अंदर तो अंदर पॉइंट होगा तो टेंजेंट बना नहीं पाएंगे। Exactly two tangents can be drawn from an external point to a given circle. ये स्टेटमेंट जरूर लिख लेना और ये डायग्राम बना लेना। नो सर आई हैव डन बाय माई सेल्फ। अगर तो फिर ऐसी बात है तो फिर इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अपनी प्रूविंग मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। तो आई थिंक ये बात तो समझ में आ गई होगी। चलो इसको देखो, अच्छा अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो दो टेंजेंट बनेंगे, पॉइंट सर्कल के अंदर है तो कितने टेंजेंट बनेंगे? इस पॉइंट से कितने टेंजेंट बनेंगे सर्कल पे? 1। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन इंटरनल पॉइंट टू अ गिवन सर्कल? एक भी नहीं। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो यहाँ देख लो, तब यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, वेरी गुड, ठीक है, 0 उसका आंसर। अगर ये पॉइंट सर्कल के बाहर है तो 2, सर्कल के अंदर है तो 0, सर्कल पर है तो अब कितने टेंजेंट बनेंगे? अब एक टेंजेंट बनेगा। सो 1 लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, 1 and only 1 tangent can be drawn through a point on a given circle. 1 and only 1 tangent can be drawn through a point on a given circle. 1 and only 1 tangent can be drawn through a point on a given circle. एक गिवन सर्कल के गिवन सर्कल पर किसी पॉइंट से एक और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। चलो तो मैं ये दोनों सिनेरियो इरेज कर दे रहा हूं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलो कुछ इंटरेस्टिंग कर लें, थोड़ा सिलेबस से, किताब से हट करके। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा आपके, ये सब बस मैं ऐसे ही टाइम पास होता है। हाँ भाई, ये दोनों सर्कल भले ना दिखाई दे रहा हूँ, सर्कल ही मानना। मुझे ये बताइए कि कॉमन टेंजेंट्स कितने बनेंगे? सोच समझ के जवाब देना। कॉमन टेंजेंट्स कितने बनेंगे? कॉमन टेंजेंट्स टू बोथ द सर्कल्स। ऐसी टेंजेंट लाइन जो इसको भी टच कर रही है, इसको भी टच कर रही है, ऐसे कितने टेंजेंट्स बनेंगे? हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन दीज टू सर्कल्स? जल्दी जल्दी में आंसर दे देते हो तुम लोग, सोच समझ के आंसर नहीं। विजय कह रहा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे विजय? विकास कह रहा है 3, मयूरी कह रही है 4, मधुप्रिया राज सागर 4, अगम यादव 4, कृष्ण कुमार गुप्ता 4। भाई ये 4 वाले सही है, भाई ये 4 वाले सही है।
ओ बना लेना यार, है ना, मतलब 4 टेंजेंट्स बनेंगे, एक तो वो अप एंड डाउन और एक क्रॉस में, है ना, 2 क्रॉस में बनेंगे। देयर विल बी 4 टेंजेंट, 4 कॉमन टेंजेंट। हाँ भाई, आई खुशी रिज्वाइन करने के लिए पूछने के। ढेर सारा बनेगा, ढेर सारे बनेंगे। मानसी ढेर सारे कैसे बनेंगे, इन 4 के अलावा कौन से बन जाएंगे? मानसी इन 4 के अलावा कौन से बन जाएंगे? माइक्रोफोन ऑन करो। मानसी इन 4 के अलावा ले, अब बोल ही नहीं रही है। अरे सॉरी वाली क्या बात है यार, सॉरी कहाँ से आ गई बीच में? सो बस ये डायग्राम बना लेना, है ना, मैं कुछ लिखवा नहीं रहा, बस ये डायग्राम बना लेना, बस ये डायग्राम बना लेना, मैं लिखवा नहीं रहा इस पर कुछ, ठीक है? ये देखो, ये देखो, मान लो कि ये दोनों सर्कल है भाई। इतनी इतनी गलती टीचरों की इग्नोर कर देनी चाहिए। अब कितने टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे? कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे? 3 2 1, 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 बहुत बोल रहे हैं, 3 बहुत बोल रहे हैं। ये 3 वाले सही हैं। तीन वाले सही है भाई। देयर विल बी 3 कॉमन टेंजेंट्स। हाँ भाई, दो सर्कल्स हैं इंटरनली, दो सर्कल्स हैं इंटरनली टच कर रहे हैं इस पॉइंट पर। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स? बिल्कुल, ये जवाब सबका सही है, एक ही बनेगा भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। संचिता दुबे, एक ही बनेगा। चलो, तो अब क्या क्या हम लोगों ने सीख लिया, याद है? हम लोगों ने सबसे पहला जो सबसे पहला सिनेरियो था, उसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट था और एक सिंगल सर्कल था। हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ गिवन सर्कल? 2, ठीक है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट ऑन द सर्कल? 1। और अगर 2 सर्कल्स हैं तो 2 सर्कल्स की 3 सिचुएशंस हो सकती है। या तो वो दोनों सर्कल अलग अलग हों, डिस्टिंक्ट सर्कल्स हों, कहीं भी टच ना कर रहे हो। तो अगर दोनों सर्कल्स कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं, देयर विल बी 4 कॉमन टेंजेंट्स। अगर दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, देयर विल बी 3 कॉमन टेंजेंट्स। अगर दोनों सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं ऐसे, देयर विल बी 1 कॉमन टेंजेंट। ये एकदम ऑब्वियस सी लॉजिकल सी बात है, इसमें किसी तरह की प्रूविंग या ये क्या वो क्या ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। आई होप ये सारी बातें आपकी क्लियर हो। तो मैं ऐसे बता दिया, सब डबल सर्कल सिस्टम में है ही नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। डबल सर्कल सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में एक सिंगल सर्कल पर टेंजेंट्स है।
मान लो ये टेंजेंट है भाई, जैसा खिंच गया वही ठीक। So this is the center of the circle. PA and P, देखिए यहाँ लिखा हुआ है the tangents drawn from an external point P to a given circle. The tangents drawn from an external point P to a given circle. अरे यार टाइम क्या हो रहा है? वैसे क्लास का टाइम हो गया, ठीक है, मैं फटाफट से मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अपनी बात को। The tangents drawn from an external point P to a given circle. एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर ड्रॉन टेंजेंट, ये इक्वल होते हैं। मतलब किसी एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे? 2, और वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल। मतलब जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी भी होगी। ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये वाली बात। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, देयर विल बी 2 and only 2 tangents that can be drawn from an external point to a given circle. ये तो हम पहले से जानते थे, और ये हम अप्रूव कर रहे हैं कि वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होगी। और कैसे इक्वल होगी? एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा, इस O से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A को और इस सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब पहला थ्योरम क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर दिएगा, 2 ट्रायंगल बनेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेना, PA और PB बाई CPCT इक्वल हो जाएगा। तो इसका प्रूफ आपका टास्क होगा, इसकी प्रूविंग आपका टास्क होगा, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। यस और नो? एक मैसेज करके बता दो, ठीक है या और एक्सप्लेनेशन? हाँ, ये एकदम ठीक है या और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? चलो, यस सर, यस सर, यस सर, ओके, चलो। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और हैं जो इसमें कराने हैं, उनकी प्रूविंग मैं खुद कराऊंगा आप लोगों को, बट तब तक के लिए सर्कल्स की जो 2 एक्सरसाइज है, शायद जहाँ तक कि मुझे ध्यान है एनसीईआरटी में सर्कल्स की 2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, आपको सारे एग्जाम्पल्स लगाने हैं। कोई भी एग्जाम्पल स्किप मत कीजिएगा, कोई भी एग्जाम्पल स्किप मत कीजिएगा, सारे एग्जाम्पल्स एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज ये आप सॉल्व करेंगे। कल सैटरडे है ना? हाँ, मेरी बात सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए। मैं कल सर्कल्स पर आपको कुछ और थ्योरम्स पढ़ाऊंगा। आप लोगों का काम होगा कल और परसों तक, मतलब सैटरडे संडे 2 दिन बहुत होते हैं यार, बहुत छोटा सा चैप्टर है। 2 दिन के अंदर सर्कल वाले चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स और सारी एक्सरसाइज क्लियर कर लीजिएगा। हम संडे को जो एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, सर्कल जो संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी, इसी संडे को परसों, उसमें हम लोग सर्कल्स आपके सारे डाउट्स में लूंगा और सर्कल हम लोग संडे को कंप्लीट फिनिश करेंगे। ओके, एग्जाम मैथ CWHW कुछ नहीं होता यार, तुम लोग 10th में आ गए हो। एक कॉपी बनाओ, सब लिख, जो सॉल्व करना है उसको, आप रफ भी कर रहे हो उसी पे, गलत हो जाए काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कॉपी मैथ्स की बनाइए, एग्जाम्पल सॉल्व करना हो, एक्सरसाइज सॉल्व, सब लिख दो बस कि ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एक्सरसाइज 4 पॉइंट है, वॉट एवर, है ना। आप RS अग्रवाल का क्वेश्चन सॉल्व करो तो RS अग्रवाल लिख करके सॉल्व कर दो। मुझे इन सब बस सब पता होना चाहिए कि कौन कहाँ आपने क्या लगाया है। बस ऑर्डरिंग कोई मैटर नहीं करती, कुछ नहीं मैटर करता, क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट है, मैथ्स आनी इंपॉर्टेंट है। ओके देन, दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। दफा जाओ। टडास। Have a great day, have a nice day, have a good day। अरे सुबह सुबह तुम लोग मिल गए।